आज की संक्षिप्त जो प्रेस वार्ता है वो वेटरन से संबंधित है। वेटरन्स आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, जो रिटायर्ड फौजी होते हैं हम उनको वेटरन्स कहते हैं। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं खुद एक वेटरन होते हुए इस सब्जेक्ट को आपके सामने रख रहा हूँ। जैसे आप सबको पता है, आई थिंक हमारे हिमाचल से बहुत सारे लोग फ़ौज में काम करते हैं। हर एक घर से या नहीं तो एक ऑल्टरनेट घर से एक आदमी फ़ौज में होता है। फ़ौजी की लाइफ बड़ी टफ़ होती है। आई डोंट थिंक कि जो आदमी रियली वहाँ बॉर्डर पे ना जाए वो उसको इमेजिन भी कर सकता है। मुझे इस चीज़ का मौका मिला है, डॉक्टर होते हुए भी इस चीज़ का कई बार मौका मिला है। और मैंने जाके देखा तो वहाँ लगता था कि एक दिन भी काटना थोड़ा मुश्किल है। तो जितने भी हमारे फ़ौजी भाई हैं वो अपना युवावस्था, अपनी जो जवानी है वो फ़ौज में वहाँ सेवा करके घर आते हैं। फ़ौज की बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें दो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें अच्छी हैं वो एक है कैंटीन की फैसिलिटीज़ और दूसरा मेडिकल सर्विसेज। तो जब तक फ़ौजी फ़ौज में है तब तो मेडिकल सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जितना अच्छा सिस्टम हमारी फ़ौज में है, मैं डॉक्टर होने के नाते कह सकता हूँ, उतना शायद कहीं भी नहीं होता। लेकिन जब वो रिटायर होकर घर आते थे तो उनको कई बार नज़दीक में फ़ौज का अस्पताल नहीं होने से मेडिकल सर्विसेज लेने में प्रॉब्लम होती थी। ये अलग बात है कि उनको उसका मेडिकल अलाउंस मिलता था, पर उससे भी प्रॉब्लम हल नहीं होती। फिर सरकार ने सोचा कि कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम निकाली जाए जिसमें सारे रिटायर्ड जो फ़ौजी हैं उसमें कवर हो जाएं। फिर एक बहुत अच्छी स्कीम बनाई गई सोच समझ के। वो 1 अप्रैल 2003 से लागू हुई और जितनी मुझे समझ है उसके मुताबिक वो दुनिया की सबसे अच्छी इंश्योरेंस स्कीमों में से एक है। इसमें रिटायर्ड फ़ौजी, उसका परिवार, उसके आश्रित, उसकी अनमैरिड डॉटर्स अप टू एनी एज, अनमैरिड सन अप टू द एज ऑफ 25, या जब तक वो नौकरी नहीं लगता, या इसके अलावा और भी जो लोग हैं जो फ़ौजी पर डिपेंडेंट हैं, वो सारे उसमें कवर होते हैं। अब इसमें एक समस्या ये थी कि पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फ़ौजी हैं, तो इतने मिलिट्री के अस्पताल तो हैं नहीं सब जगह। वी हैव अबाउट 140 हॉस्पिटल सारे मिला के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के। तो उतनी जगह तो ठीक है, लेकिन यहाँ हिमाचल में मानो योल और पालमपुर को छोड़ दें, फिर फ़ौजी कहाँ जाए? सरकाघाट का फ़ौजी कहाँ जाए? बिलासपुर का फ़ौजी कहाँ जाए? बाकी कहाँ जाए? उसके लिए अब रिटायर्ड फ़ौजी के पास एक ही ऑप्शन थी, या तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में जाए या मिलिट्री हॉस्पिटल में जाए। अब मिलिट्री हॉस्पिटल पास में नहीं है तो टैक्सी करके या वैसे इतने दूर जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं। इस स्कीम में एक पॉली क्लिनिक का कंसेप्ट लाया गया। तो लगभग 550 के करीब पॉली क्लिनिक्स हैं, और जैसे आप छोटा सा डिस्पेंसरी होते हैं वो कह सकते हैं उसको, वो फ़ौजी वहाँ जा सकता है। तो अगर उसको कम प्रॉब्लम है, कम समस्या है, तो उसका इलाज वहाँ उस पॉली क्लिनिक में हो जाएगा। जैसे यहाँ नज़दीक की बात करें तो जैसे शाहपुर में है, योल में है, देरा में है, या पास में पालमपुर में है, और उनके डॉक्टर्स को लगता है कि ये समस्या थोड़ी सी बड़ी है या ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उसके लिए सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटलों को एम्पैनल किया हुआ है ना। जो भी हॉस्पिटल उसमें अप्लाई करता है, उसके क्वालिटी के मापदंड अगर सही बैठते हैं तो उनको एम्पैनल किया जाता है। जैसे हमारा अस्पताल है, यहाँ इस इलाके में हमारा अस्पताल है, या बालाजी भी है, सिटी भी है, वो फ़ौजी अपना इलाज वहाँ आके कर सकता है। अब इसमें भी एक दिक्कत और थी कि कोई भी फ़ौजी जिसकी एज ज़्यादा है उसमें एक समस्या तो होगी नहीं। हम भी अपने घर में देखते हैं बुज़ुर्गों को, तो 4-5 समस्याएं इकट्ठी। अब मानो कोई नर्सिंग होम या छोटा हॉस्पिटल पालमपुर में है और वो सर्जरी के लिए एम्पैनल है, तो सर्जरी वाला काम तो हो जाएगा, पर साथ में बीपी की प्रॉब्लम है तो फिर वो कहाँ जाए? तो सारे ऐसे छोटे छोटे नर्सिंग होम, छोटे जो हॉस्पिटल हैं, उनसे भी समस्या का हल नहीं निकलता है। इसमें एक है नेफ्रोलॉजी, जो किडनी की मैंने अभी बात की, वो है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे अस्पताल के अलावा कहीं भी एम्पैनल नहीं है। तो किसी को भी अगर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो हमारे हॉस्पिटल में आके अपना उसका इलाज करा सकता है, क्योंकि लंबा इलाज चलने वाला होता है किडनी का। दूसरा है मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, जो आप समझते हैं अंदर का जो होता है, इंटेस्टाइन्स का जो पार्ट है लिवर के साथ, खून की उल्टी हो जाती है, खून
नीचे लैट्रिन वाले रास्ते से कई बार आता है, तो उसको अंदर देखने के लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट चाहिए होता है। हाँ, इसमें मैं मानता हूँ कि टांडा में ये डिपार्टमेंट है, लेकिन टांडा में भी शायद कई बार रश होता है या बहुत ज़्यादा मरीज़ होते हैं, नंबर थोड़ा लेट आता है, तो ये वाला जो सब्जेक्ट है, ये वाली जो सर्विस है, ये भी हमने ऐड ऑन की है। तीसरे नंबर पे है ENT, नाक, गला और कान। इसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में अगर टांडा को छोड़ दें तो सिर्फ एक ही है हॉस्पिटल, गुलेरिया ENT हॉस्पिटल, आप जानते होंगे दाढ़ी वाले रास्ते में आता है। दैट्स द ओनली वन। अगर मान लो वो वहाँ नहीं डॉक्टर साहब मिलते हैं तो फिर टांडा जाओ, फिर आपका टाइम तो लगेगा, भीड़ होती है, सरकारी अस्पताल है। तो ENT का जो सर्विस है वो हमने ऐड ऑन की है। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो फैसिलिटी हम ऐड किए हैं वो है MRI आजकल तो आप सारे सुनते हैं कि नॉर्मल सी इन्वेस्टिगेशन हो गई है। पहले एक्सरे होता था, अब CT स्कैन होता है, फिर MRI होती है। अब प्रेजेंट में सिर्फ एक ही अस्पताल था यहाँ आसपास जहाँ MRI एम्पैनल थी, तो उसमें भी फिर रश लगता है। आप मानो 12 बजे गए तो शायद शाम को नंबर आएगा, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो MRI की जो फैसिलिटी है वो भी हमारे अस्पताल में अब शुरू हो गई है। कोई भी जो फौजी है या वेटरन है, उसके जो डिपेंडेंट्स हैं, अब वो बिना रेफरल के या वैसे आएँ, उनकी MRI हमारे यहाँ हो जाएगी, फ्री में, कैशलेस हो जाएगी। तो ये 4 सर्विसेज हैं जो हमने ऐड ऑन की हैं, और मुझे लगता है इससे अब काफ़ी हद तक सभी मरीज़ों को, और ख़ास करके जो हमारे फ़ौज वाले जो लोग हैं, उनको एक ही छत के नीचे एक ही विंडो से लगभग सारी सर्विसेज मिल सकती हैं। और इसमें थोड़ी सी कमी अभी और है, एक है ब्रेन वाला, जो न्यूरोलॉजी आप समझते हैं सारे के सारे, वो भी हमने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, और मुझे लगता है अगले 8-10 दिन में न्यूरोलॉजिस्ट भी यहाँ ज्वाइन कर लेंगी, तो लगभग हमारा ये सारा जो सर्विसेज वाला काम है पूरा हो जाएगा। फिर एक आई का डिपार्टमेंट बचेगा, वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैनेजमेंट से कि कुछ टाइम के बाद आई की OPD भी शुरू कर दें। तो आई थिंक वो पूरे का पूरे हिमाचल में, या मुझे लगता है कि बड़े शहरों को छोड़ के ऐसा अस्पताल होगा जिसमें सारी की सारी फैसिलिटी, सारी की सारी सर्विसेज ECHS की जो स्कीम है फौजियों की, उसके तहत मुहैया की जाएंगी। और फौजियों का वैसे भी ख्याल रखना हम सबका, समाज का, सोसाइटी का वैसे भी कुदरती दायित्व है, और मेरे ख्याल से फोर्टिस कांगड़ा इस दायित्व को बखूबी निभा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इन इनडायरेक्ट वे दिस इज़ आवर कंट्रीब्यूशन फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री। जैसा कि कर्नल परमार जी ने बताया, फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा में ECHS का जो है हमारा इम्पैनलमेंट है ही है। जो बात है जो इन्होंने पूरी विस्तारपूर्वक आपको बताई कि 4 नई जो चीज़ें हमने ऐड की हैं और भविष्य में भी हमारी प्लानिंग है, वो सारा इन्होंने विस्तारपूर्वक बताया। मैं मैनेजमेंट की तरफ से 2 शब्द ये कहना चाहूँगा, क्योंकि विकास पुरुष श्री GS बाली जी का ये एक सपना था, क्योंकि वो देखते थे, दूरदृष्टि से जो देखते थे, उनको जो लगता था कि मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई हर एक आखिरी पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है कि उसको हर एक सुविधा मिले, चाहे वो इलाज की सुविधा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की सुविधा, वो वंचित ना रहे। तो उसी कड़ी में फ़ौजियों के लिए, जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए उनके हृदय में बड़ा भारी स्नेह था, बड़ा भारी आदर था। उस कड़ी के तहत उन्होंने इम्पैनलमेंट के लिए प्रयास किए अपने रहते हुए, और उसको जोड़ा, इम्पैनल्ड हुआ हमारा ECHS के साथ जो है इम्पैनलमेंट हुई। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो ऑनरेबल चेयरमैन हैं, उनके सुपुत्र श्री रघुवीर सिंह बाली जी, उन्होंने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उनके दिशा निर्देश से हम जो है आगे लगे हैं, कार्य कर रहे हैं, ताकि हर किसी को जो है सुविधा आगे मिल पाए। और इसी में हमारे जो हैं माननीय हमारे डॉक्टर रति बाली जी हैं, MD हैं, वो भी समय समय पे हमें गाइड करते रहते हैं, ताकि जो भी अच्छे प्रयास हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, हम दे पाएँ।